राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का हुआ गठन। किसी बड़ी आपदा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्वोच्च निकाय होगी ये समिति। कैबिनेट सचिव करेंगे इस समिति का नेतृत्व। मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे पीएम मोदी। इंडिया आउट अभियान के बाद तनावपूर्ण हो गए थे दोनों देशों के संबंध। वस्त्र उद्योग के लिए कपास उत्पादकता मिशन हुआ शुरू। कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकार के 5F विजन के अनुरूप है यह मिशन। किसानों की आय में वृद्धि करना है इस मिशन का उद्देश्य। 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में है बाघ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों को प्रदान किया जाता है संरक्षण। कंबोडिया और थाईलैंड युद्ध विराम पर हुए सहमत। दोनों देशों के बीच एक सदी पुराने सीमा विवाद को लेकर बनी हुई है तनाव की स्थिति। इस क्षेत्र में मिलती हैं थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया है। इसका गठन राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाली किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए किया गया है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अधिनियम संख्या 53 के तहत की गई है। बता दें कि यह समिति किसी बड़ी आपदा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्वोच्च निकाय होगी। इस समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे। NCMC समिति के सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। गौरतलब है कि NCMC के अध्यक्ष संकट की प्रकृति के आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी संगठन से किसी विशेषज्ञ या अधिकारी को किसी आपदा के दौरान समिति को अपने कार्य करने में सहायता के लिए सहयोजित कर सकते हैं। यह समिति किसी भी संभावित आपदा स्थिति, उभरती आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करेगी और जहां आवश्यक होगा ऐसी तैयारियों को बढ़ाने के लिए निर्देश देगी। बता दें कि आपदाएं कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित विपत्तियां हैं जिनसे मानव जीवन की भारी क्षति होती है या प्राकृतिक पर्यावरण, निजी संपत्ति या सार्वजनिक अवसंरचना का विनाश होता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर थे। दरअसल मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। बता दें कि नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के इंडिया आउट अभियान के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी वार्ता हुई है। साथ ही दोनों देशों में UPI, रुपे कार्ड को अपनाने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर भी सहमति बनी है। बता दें कि मालदीव एक द्वीपीय देश है जिसमें लगभग 1200 प्रवाल द्वीप हैं जो 26 एटोल में समूहित हैं। यह देश उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित है। यह लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। गौरतलब है कि मालदीव विश्व की 7वीं सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली यानी कोरल रीफ का घर है जो वैश्विक प्रवाल भित्ति क्षेत्र का 3.14% योगदान देता है। हाल ही में नासा के जुड़वा ट्रेसर्स उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। बता दें कि ट्रेसर्स टैंडम रिकनेक्शन एंड कर्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनिसेंस सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। यह मिशन चुंबकीय पुनर्संयोजन और सौर गतिविधि का पृथ्वी के निकट वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगा। यह उपग्रह चुंबकीय क्षेत्र में कीप के आकार के छिद्रों ध्रुवीय कस्पस के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में उड़ान भरेगा। बता दें कि जब सौर हवा चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो इससे चुंबकीय पुनर्संयोजन होता है। चुंबकीय पुनर्संयोजन से भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। चुंबकीय पुनर्संयोजन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से अलग होकर फिर से जुड़ जाती हैं। ट्रेसर से एकत्रित डेटा से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने और पृथ्वी की इन अंतरिक्ष मौसमी परिस्थितियों से सुधार करने में मदद मिलेगी। बता दें कि नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का संक्षिप्त रूप है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी।
हाल ही में सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए विजन 2030 के अनुरूप कपास उत्पादक कमीशन शुरू किया है। भारत के लिए वस्त्र विजन 2030 का लक्ष्य 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्त्र उद्योग निर्मित करके भारत को वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत के वैश्विक वस्त्र निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। गौरतलब है कि कपास उत्पादकता मिशन देश में कपास उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू की गई एक 5 वर्षीय पहल है। यह कपास किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकार के 5F विजन यानी फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन के अनुरूप होगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। साथ ही इससे उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। बता दें कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। कपास की खेती के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में कुल 130.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती होती है, जो विश्व के कुल कपास क्षेत्रफल का लगभग 40% है। हालांकि उत्पादकता के मामले में भारत विश्व में 39वें स्थान पर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व में खाद्य एवं पोषण की स्थिति या सोफी 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया भर में 720 मिलियन लोग भूख से प्रभावित हुए, जो वैश्विक आबादी का लगभग 8.2% है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 32.3 करोड़ है। इसके बाद अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का स्थान है। विश्लेषण में पाया गया कि 2030 तक कुपोषित लोगों की संख्या में केवल 65 मिलियन की कमी आएगी। बता दें कि सोफी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह दुनिया भर में भूख, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर नवीनतम आंकड़े और विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथ ही सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 2.1 और 2.2 को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बता दें कि सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 2.1 और 2.2 है भूखमरी को समाप्त करना और पूरे वर्ष सभी लोगों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना और सभी प्रकार के कुपोषण का उन्मूलन। हाल ही में जिम्बाब्वे में रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान अफ्रीका स्पेशल रिपोर्ट टेकिंग एनिमल्स ऑन अकाउंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में सरकारों से आह्वान किया गया है कि वे जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से निपटने के लिए अपनी चल रही आर्द्रभूमि बहाली और प्रबंधन रणनीतियों में पशु संचालित पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को शामिल करें। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1700 से अब तक वैश्विक स्तर पर अनुमानतः 3.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर अंतर्देशीय आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी है। साथ ही मीठे पानी की लगभग 1/3 मछली प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। बता दें कि आर्द्रभूमि वे स्थान है जहां पानी या तो मिट्टी को ढकता है या साल भर या साल के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें बढ़ते मौसम भी शामिल है, मिट्टी की सतह पर या उसके पास मौजूद रहता है। आर्द्रभूमि के संरक्षण और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। तब से हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 1982 में इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में 91 रामसर स्थल हैं। बीते दिनों 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में भारत, भूटान, नेपाल, मलेशिया और बांग्लादेश सहित 13 बाघ क्षेत्र वाले देश बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता और संरक्षण के लिए एकजुट हुए थे। बता दें कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम है स्थानीय लोगों और स्थानीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। बता दें कि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में बाघों को लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। भारत में बाघ संरक्षण की स्थिति की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बंगाल टाइगर और उसके आवासों की रक्षा करना था। गौरतलब है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट टाइगर की देखरेख करता है। NTCA प्रति 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ जनगणना आयोजित करता है। उल्लेखनीय है कि भारत में अंतिम जनगणना 2022 में की गई थी।
भारत में पिछले 2 दशकों में बाघों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच 1 सदी पुराने सीमा विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यह विवादित सीमा दक्षिण पूर्व एशिया के एमराल्ड ट्रायंगल क्षेत्र में प्रिय विहियर और प्रसाद तामुएन थॉम के पास स्थित है। यह क्षेत्र लंबे समय से औपनिवेशिक युग की सीमाओं और सांस्कृतिक दावों के कारण विवादित रहा है। इस क्षेत्र में थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। यह क्षेत्र अपने घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रिय विहियर की बात करें तो यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया में थाईलैंड कंबोडिया सीमा के पास डैंगरेक पर्वतों में स्थित है। यह मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी में खमेर राजाओं सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अब यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वर्ष 1962 में निर्णय दिया कि यह मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है। वहीं प्रसाद ता मुएन थॉम की बात करें तो यह 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। हालांकि बाद में इसे बौद्ध उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया। यह मंदिर एक समूह का हिस्सा है जिसमें प्रासाद तामुएन या तीर्थयात्रियों के विश्राम स्थल और प्रासाद तामुएन टोट एक चिकित्सालय शामिल है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत किया गया है। इस परियोजना के तहत 1600 हॉर्स पावर डीजल संचालित कारों को हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही इसके तहत हरियाणा के जिंद में 3000 किलोग्राम क्षमता वाला हाइड्रोजन ईंधन भरने वाला स्टेशन स्थापित करना शामिल है। इसके डिजाइन और परीक्षण का कार्य अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि हाइड्रोजन में ज्ञात ईंधनों में से सबसे अधिक ऊर्जा भार अनुपात होता है, जिससे यह भारी भरकम परिवहन क्षेत्रों के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त बन जाती है। बहुआयामी प्रकृति के कारण इसका उपयोग ईंधन सेल, आंतरिक दहन इंजनों या औद्योगिक प्रक्रियाओं में फीडस्टॉक के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन शून्य उत्सर्जन ऊर्जा वाहक होती है। हाइड्रोजन को ईंधन सेल में उपयोग किए जाने पर उपोत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, जिससे यह स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन में निर्णायक भूमिका निभाती है। गौरतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन जटिल क्षेत्रों जैसे कि इस्पात निर्माण, सीमेंट उत्पादन, तेल शोधन, उर्वरक और रासायनिक उद्योगों में गहन डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई मार्ग के मथुरा कोटा सेक्शन पर स्वदेश निर्मित कवच 4.0 को रेलवे सुरक्षा प्रणाली के लिए चालू कर दिया है। बता दें कि कवच 4.0 एक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है। इसे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन या RDSO द्वारा जुलाई 2024 में अनुमोदित किया गया था। भारतीय रेलवे 6 वर्षों की अवधि में देश भर के विभिन्न रेल मार्गों पर कवच 4.0 को लागू करने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित रेल सुरक्षा प्रणाली है। इसे रेलगाड़ियों की गति की निगरानी करके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। कवच का उपयोग ट्रेन की गति की मॉनिटरिंग और कंट्रोल द्वारा दुर्घटनाएं रोकने में किया जाता है। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को ऑप्टिकल फाइबर पटरियों के साथ बिछाया जाता है, जो उच्च गति डेटा संचार के लिए इन सभी प्रणालियों को जोड़ता है। कवच 4.0 के तहत सिग्नलिंग प्रणाली को लोको कवच, स्टेशन कवच, दूरसंचार टावरों आदि के साथ एकीकृत किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे के बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे विश्व स्तर पर अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे के लगभग 97% ब्रॉड गेज लाइनें विद्युतीकृत हैं। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया है। 2. यह समिति किसी बड़ी आपदा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्वोच्च निकाय होगी। 3. इस समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मालदीव एक द्वीपीय देश है जिसमें लगभग 1200 प्रवाल द्वीप हैं। 2. यह देश उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित है। 3. यह लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए विजन 2030 के अनुरूप कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया है।
2. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के वैश्विक वस्त्र निर्यात को 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। 3. यह कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकार के 5F विजन के अनुरूप होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोफी 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। 2. रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया भर में 720 मिलियन लोग भूख से प्रभावित हुए हैं। 3. रिपोर्ट के अनुसार एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, बाघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. IUCN के रेड डेटा लिस्ट में बाघों को लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। 2. भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। 3. NTCA प्रति 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ जनगणना आयोजित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया जा रहा है। यह इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है जो जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह अभ्यास एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्धाभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यंत्रीकृत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है। बीते दिनों दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप का खिताब जीता। बता दें कि उन्होंने ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर मुकाबले में हराकर यह खिताब हासिल किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बाटुमी जॉर्जिया में किया गया था। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फेडरेशन इंटरनेशनल डेज HX का अनुवादित नाम है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को नियंत्रित और उसका संचालन करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन प्रहार अभ्यास किया। इस अभ्यास ने खुफिया जानकारी, निगरानी और सटीक लक्ष्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामरिक अभियानों में ड्रोनों के एकीकरण को मान्यता प्रदान की। बता दें कि यह भारतीय सेना द्वारा सामरिक युद्ध क्षेत्र संचालन में ड्रोन प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मान्य करने के लिए आयोजित एक उच्च तकनीक सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य स्तरीय निगरानी के माध्यम से तथा जमीन पर गतिशील निर्णय लेने में सहायता प्रदान करके सामरिक कमांडरों की पहुंच को बढ़ाना तथा स्थिति जन्य जागरूकता में सुधार करना है। हाल ही में GP बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर V नारायणन को GP बिरला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि DV नारायणन एक रॉकेट और अंतरिक्षयान प्रणोदन विशेषज्ञ हैं। गौरतलब है कि GP बिरला पुरस्कार को पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह पुरस्कार दूरदर्शी उद्योगपति बिरला की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान, शिक्षा, खगोल विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को सम्मानित करता है। बीते दिनों राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव 2025 के दूसरे संस्करण आवासीय कलाकार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सोहराय, खोवर, पट्टचित्र और पटुआ जैसी पारंपरिक चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया। सोहराय चित्रकला झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के आदिवासी समुदायों जैसे संथाल, मुंडा, उरांव आदि की महिलाओं द्वारा की जाने वाली पारंपरिक लोक चित्रकला है। वहीं पट्टचित्र ओडिशा में उत्पन्न एक पारंपरिक चित्रकला शैली है जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से गहराई से जुड़ी हुई है, जबकि पटुआ चित्रकला पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख लोक चित्रकला परंपरा है जिसे पटुआ या चित्रकार समुदाय द्वारा बनाया जाता है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। यह नीति पिछले 23 वर्षों से चली आ रही नीति का स्थान लेगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 नीति भारत के सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप को प्रस्तुत करती है। यह नीति ग्रामीण भारत महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और युवाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। उल्लेखनीय है कि सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में हुआ था, जो इस क्षेत्र के समावेशी विकास और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। बीते दिनों मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया गया। हर साल 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को और IUCN के आंकड़ों से पता चलता है
कि वर्ष 1985 से अब तक वैश्विक मैंग्रोव आच्छादन आधा हो चुका है और शेष बचे पारिस्थितिकी तंत्रों में से 50% अब विघटन के खतरे में है। इस दिवस को वर्ष 2015 में यूनेस्को के महासम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का मैंग्रोव आच्छादन लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल की 2 लगातार सफल परीक्षण उड़ानें संचालित की। गौरतलब है कि प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सटीक लक्ष्य भेदन के लिए उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है। यह एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम तक है और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।